हेलो बच्चों, तो हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट 2। कौन सी हॉस्पिटल फार्मेसी? जो हॉस्पिटल फार्मेसी आपकी है, कहाँ पे है आपकी भाई? जो हॉस्पिटल में है ना, जिसके लिए आप डी फार्म कर रहे हो। तो आज हम बात करेंगे उसी हॉस्पिटल फार्मेसी की, जो हॉस्पिटल फार्मेसी आपने खुद की खोली है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हॉस्पिटल फार्मेसी, सपोज करो आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग करने के बाद अब किसी हॉस्पिटल में आपने जुगाड़ कर लिया या अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया, या जिससे शादी करने जा रहे हो वो डॉक्टर है, उस डॉक्टर का अपना क्लिनिक है और उस क्लिनिक में आपने अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी खोल ली। ठीक, तो आज हम सिर्फ इमेजिन करो कि वो हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी है वो आपकी अपनी है, तो उसमें क्या क्या काम होंगे जो मैं पढ़ाता जाऊंगा, तो उसको ये इमेजिन करके रखना। ये सारी चीजें आपको अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर इंप्लीमेंट करना है। ठीक, तो शुरू करें हम लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? ये हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी जो बनाई है, ये आपने क्यों बनाई है? बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई है? ऑब्वियसली मेरे ख्याल से 99.9% लोगों का एक है ना, पैसा कमाने के लिए। लेकिन फार्मेसी प्रोफेशन पैसे के साथ साथ बहुत कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड, बहुत कुछ परोपकार से रिलेटेड। अब कहोगे सर परोपकार और उपकार छोड़ो, सब फर्जी बातें, हमको तो खाली पैसे से मतलब है ना। खैर समझ लो, अच्छा समझने और सुनने के लिए सही, बोलने के लिए सही, कुछ चीजें बोलने में अच्छी होती है ना। तो कुल मिला के अब आज आपने ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी खोली है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम बात करते हैं। प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल। जो सर्विसेज फार्मेसी के अंदर हैं, इनको प्रोफेशनलाइज करना है। प्रोफेशनलाइज मतलब एक प्रोफेशनल तरीका होता है डॉक्टर से मिलने का, डॉक्टर से कम्युनिकेशन का, नर्स से कम्युनिकेशन का, पेशेंट से कम्युनिकेशन का। ठीक, तो ये जो तरीका है ये कहां से निकल के आता है? ये फार्मासिस्ट से निकल के आता है। फार्मासिस्ट इसको डेवलप करने की कोशिश करता है, और इसके लिए हम शुरुआत करते कहां से? हॉस्पिटल फार्मेसी से। ठीक, इंश्योर द, और क्या क्या काम भाई आप अपने हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी को खोली? इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड मेडिकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट एट रिक्वायर्ड टाइम। पेशेंट को जो दवा चाहिए उस दवा की अवेलेबिलिटी उस हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, यह जिम्मेदारी हॉस्पिटल फार्मेसी की है। दूसरा, जो दवा आप हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर दे रहे हो उसका रेट, उसकी जो कॉस्ट है वो इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि पेशेंट ये ना कह पाए कि बाहर वाले मेडिकल स्टोर से ले लूंगा तो ये इतनी सस्ते में मिल जाएगी हमको। मींस जो रेट है वो बिल्कुल अफोर्डेबल होना चाहिए। दूसरी चीज, समय नहीं लगना चाहिए। पेशेंट आता है, जितनी समय उसको दवा खानी है उस टाइम पे वो दवा अवेलेबल हो। ये ऑब्जेक्टिव है आपकी फार्मेसी का। और क्या है? और क्या करोगे आप? बैठ के हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, इंप्लीमेंट करोगे पॉलिसीज। कहां की पॉलिसी? जाहिर सी बात है आप फार्मासिस्ट हॉस्पिटल की पॉलिसी तो बनाओगे नहीं, तो हॉस्पिटल फार्मेसी की पॉलिसी को, कि किस तरह से जो पेशेंट पहले आया है उसको हम पहले ट्रीट करें। दूसरी पॉलिसी और क्या बनाओगे? फिफो की। क्या एक टर्म होता है कि उसको बोलते हैं फिफो। फिफो का मतलब होता है, ये मेडिसिन के लिए बेसिकली लागू होता है। मेडिसिन के लिए फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। जो दवा हमने परचेज की अपनी फार्मेसी के अंदर, पहले हम लेके आए हैं, उस दवा की एक्सपायरी भी पहले होगी कि नहीं होगी? तो जो दवा पहले आई है उसको पहले बेचो, और जो दवा बाद में आई उसको बाद में बेचो। इसी तरह तो अदरवाइज होगा क्या? अगर बाद वाली दवा पहले बेच दोगे तो जो पहले वाली दवा हो तो एक्सपायर हो जाएगी पड़े पड़े, तो समस्या हो जाएगी कि नहीं? तो इसलिए फिफो है ना। तो ये सब चीजें पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता है फार्मासिस्ट। और क्या करता है? परफॉर्म फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल परचेज स्टोरेज ऑफ एसेंशियल आइटम्स। मैनेजिंग का काम करता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। जो मटेरियल है, जो कंपाउंडिंग की तरह ड्रग को कंपाउंडिंग करना है, ड्रग को बनाना है, ड्रग को स्टोर करना है, उसके लिए मटेरियल को परचेज करना है। इसेंशियल यूटेंसिल्स बहुत सारे लगते हैं, सर्जिकल आइटम्स लगते हैं, ग्लव्स हो गया, कॉटन होगा, बैंडेज हो गया, धागे हो गए जिससे घाव सिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी भी हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर कराने का काम किसका रहता है? फार्मासिस्ट का रहता है।
मेंटेन स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री ऑफ ऑल आइटम रिसीव्ड एंड इशूड। जो भी इन्वेंट्री है, जो आपका रजिस्टर है, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट परफेक्ट होना चाहिए कि कितना आइटम आपने मंगाया और कितना आइटम आपने बेचा, इसकी एंट्री प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। दूसरा, पेशेंट की काउंसलिंग, मेडिकल स्टाफ, नर्स या इन सब के साथ कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि किस पेशेंट को कौन सी दवाई दी जा रही है, कौन पेशेंट है। पेशेंट को इतना मीन्स हॉस्पिटल जाए, हॉस्पिटल के अंदर से जब डॉक्टर को दिखाए, जब फार्मेसी में पहुंचे तो क्या है, फार्मासिस्ट को बिल्कुल उसको कूल एंड काम कर देना है। डॉक्टर ने तो भाई पर्चा लंबा चौड़ा लिख दिया, लंबी चौड़ी दवाई, पेशेंट डर गया, बाप रे इतनी बड़ी बीमारी हो गई। तो फार्मासिस्ट का काम है पेशेंट की काउंसलिंग करना, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक हो जाओगे, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी दवा आपको दी जा रही है, दवा कैसे कैसे खानी है, बाकायदे डोजेस फॉर्म बना के उस पर कि इतना ज़्यादा आराम से एक एक पुड़िया बना दो कि उसको सोचना ना पड़े, आराम से दवा खा ले। ये नहीं कि 10 तरह दवा खा के वो कंफ्यूज हो जाए, है ना। पेशेंट केयर ऑन यूज ऑफ ड्रग, पॉसिबल साइड इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन। पेशेंट को बाकायदे एक एक चीज के बारे में क्लियरिटी करनी है। डोज अगर ज्यादा ले लोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये दवा खाए तो हल्का फुल्का हेडेक हो सकता है, हल्का फुल्का फीवर हो जाए। जैसे जब कोविड की वैक्सीन लगवा रहे थे तो डॉक्टर्स क्या बता रहे थे कि भाई फीवर आ सकता है, पैरासिटामोल की गोली रखना, परेशान होने की बात नहीं है ना। हेडेक हो सकता है, थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है, थोड़े एलर्जिक रिएक्शंस दाने वाने निकल सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है, बट नेचुरल है। मीन्स ये दवा के अपने साइड इफेक्ट हैं जो होते हैं कुछ लोगों में, तो ये सब हो तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से काउंसिल किया जाता है पेशेंट को। फिर और क्या है, टू सर्व ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन। हॉस्पिटल के अंदर ड्रग का यूटिलाइजेशन या ड्रग कहां से मंगानी है, इसका सोर्स, सप्लायर, मैन्युफैक्चर ड्रग लार्ज वॉल्यूम और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, क्रिटिकल फॉर यूज इन पेशेंट। मैन्युफैक्चरिंग करना, लार्ज वॉल्यूम हो चाहे स्मॉल वॉल्यूम, कुछ इन पेशेंट मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट एडमिट है उनमें किस तरह से उसका इस्तेमाल करना, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टिसिपेट इन एंड इंप्लीमेंट द डिसीजन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। भाई पीटीसी, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के अंदर एक फार्मासिस्ट भी होता है जो दवाओं से रिलेटेड जानकारी रखता है और किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग होती है तो उसको इंप्लीमेंट, दवाओं से रिलेटेड चीजों के लिए अपग्रेड करता है। ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम। और आप क्या करोगे, हॉस्पिटल फार्मेसी में बैठे हो, भाई फार्मासिस्ट हो, 2 साल की पढ़ाई की हो डिप्लोमा में, तो आपको बहुत सारा नॉलेज हो गया है, दवाओं से रिलेटेड भी चीजों को आपने गेन किया है, तो क्या करोगे, रिसर्च प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करोगे, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे और अवेयरनेस एजुकेशन दोगे, है ना। दूसरा क्या करोगे, प्रोवाइड द ट्रेनिंग ऑफ वेरियस मेंबर्स ऑफ द, किसको, चाहे पेशेंट टीम हो, ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ड्रग एक्शन है, किस तरह उसका एडमिनिस्टर करना है, किस तरह उसका यूजेस करना है, और भी जो जूनियर फार्मासिस्ट हैं या नर्सेज हैं उन सबको भी इस केस से रिलेटेड अवेयर करना है। इंगेज इन पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी, इंप्रूव द वेल बीइंग द पॉपुलेशन। अब जैसे कोविड आया था, कोविड में फार्मासिस्ट का रोल क्या था, भाई अवेयरनेस समाज में फैलाना कि भाई 2 गज की दूरी है जरूरी, है ना, जो एडवर्टीजमेंट वगैरह चल रहा था वो लोगों तक पहुंचाना। इंटरेक्ट, कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट वेरियस अदर डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी भाई क्या है, वो तो उसकी पहुंच हर डिपार्टमेंट तक है, तो सभी डिपार्टमेंट से एक तरह का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करके रखने का काम भी आपका होगा एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक, फिर हम दूसरी बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात करते हैं ना, स्पेलिंग मिस्टेक है देख लेना। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले तो भाई एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, हॉस्पिटल फार्मेसी है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, मेन ट्रस्टी, मालिक बोल सकते हो, है ना। उसने एम्प्लॉय रखा, या इसको बोल सकते हो सीईओ, बोलते ना, होते ना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में सीईओ, है ना, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या जिनका जो मालिक होते हैं, ये एम्प्लॉय रखते हैं। इन्होंने एक एम्प्लॉय रख दिया कि अब आपको सब कुछ देखना है, वो कौन होगा, हेड ऑफ फार्मेसी, जिसको चीफ फार्मासिस्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, चीफ फार्मासिस्ट, है ना, चीफ फार्मासिस्ट। चीफ फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन होती है पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मेसी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मेसी, ओके। तो कुल मिला के वो एमफॉर्म होना चाहिए, ये मान के चलते हैं हम लोग। तो ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, चीफ फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक, ये अपने अंदर अपने नीचे भी कुछ
लोगों को प्लेसमेंट देता है। डिस्पेंसिंग के लिए जैसे ड्रग स्टोर है हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पे जिसको रखेगा उसकी क्वालिफिकेशन होगी डी फॉर्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी। इनका काम होता है ड्रग को डिस्पेंस करना, चाहे इन पेशेंट हो चाहे आउट पेशेंट हो। ठीक। दूसरा क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, टेस्टिंग्स वगैरह करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन होती है बी फॉर्म। फिर क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट की बात करें, जो ये बताएंगे कि भाई जो हमने दवा ली है, जो हमने दवा बनाई है, उनकी क्वालिटी जो मार्केट में दवा है उनसे गड़बड़ तो नहीं है, या फिर जो हमने मार्केट से जो लॉट मंगाया है दवाओं का उनकी हमने टेस्टिंग की, तो जो हमको रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है उस स्पेसिफिकेशन में बराबर मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड जो है पर्सन चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या है एम फार्म यानी मास्टर इन फार्मेसी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मेसी को यहाँ पे एम्प्लॉय मींस यहाँ पे रोल उसका है। दूसरा मेडिकल स्टोर की बात करें या मेडिकल स्टोर में बी फार्म हो चाहे डी फार्म दोनों यूज हो सकते हैं। फिर बात करें किसकी, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट की। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट में बेसिकली बी फार्म एम फार्म दोनों है। हम एम फार्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम पेरेंटल्स की बात करें, बेसिकली इंजेक्टेबल्स की बात करें, जहां पे एसेप्टिक यूज ज्यादा होता है वहां पे ज्यादा सीनियर आदमी की जरूरत पड़ती है, तो एम फार्म वाला बेटर होता है। जैसे इसको दो पार्ट में, दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स, इसमें बी फार्म एम फार्म, और अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो होती हैं, अदर मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, या नॉर्मल टॉपिकल एजेंट्स का हो गया, तो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है, बी फॉर्म की। ठीक। तो यहां पे आप बी फॉर्म और एम फॉर्म या बी फॉर्म लिख सकते हो। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। और भी नीचे एम्बुलेटरी सर्विस हो गई, सैटेलाइट फार्मेसी हो गई, है ना। लेकिन बेसिकली अगर हम बेसिक उस पे जाते हैं तो बेसिक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक। हॉस्पिटल फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन द सेटअप ऑफ द हॉस्पिटल। इन जनरली डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट, मेडिकल स्टोर इज स्मॉल सेटअप बट अ बिग सेटअप, इट हैज द मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट। देखो ये डिपेंड करता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। अब इसके नीचे चाहे जितने लगाते चले जाओ, ये डिपेंड करता है कितना बड़ा हॉस्पिटल है उतने ज्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होंगे। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं ना। जगह जगह सर्विस पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, जो 1000-1000, 2,000, 3,000 बेड के हॉस्पिटल्स होते हैं। फिर वहां पे एक फार्मेसी से काम नहीं चलने वाला, वहां जगह जगह पे क्या है, सर्विस पॉइंट बना दिए जाते हैं फार्मेसी जैसे। ओके। फिर अब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। देखो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो तरह की होती हैं। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है। तो दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक इंडोर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, फिर आउटडोर फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। ठीक। तो जो इंडोर होती है, पहले इंडोर की हम बात करेंगे। इसमें सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, एक सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया रहता है जिसकी पहुंच हर जगह तक होती है ना। तो इसका काम क्या होता है, टू इंश्योर द ड्रग स्टोर एंड डिस्पेंस करेक्टली, ड्रग का स्टोरेज और समय पे ड्रग की डिस्पेंसिंग, पेशेंट को दवा दी जाए। चेक द एक्यूरेसी ऑफ डोजेज एंड प्रिपेयर्ड, जो दवा है उसकी एक्यूरेसी और जो डोजेज फॉर्म प्रिपेयर की जा रही है उसकी एक्यूरेसी को चेक करते रहना। ठीक। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, जो भी इशू हो रहा है या रिसीव हो रहा है, यानी जो खरीद रहे हो, जो बेच रहे हो, जो मंगा रहे हो, इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। सारे बिल फाइल्स में होने चाहिए और कंप्यूटर में होने चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सभी पेशेंट के बीच में। फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की फार्मास्यूटिकल नीड्स हैं वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। और क्या काम है, क्या करोगे, और भाई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है, फ्रेम करो पॉलिसी एंड प्रोसीजर जिसको फॉलो करना है सबको। मेंटेन द प्रोफेशनल कंपिटेंस, ठीक, प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। कम्युनिकेट विद ऑल फार्मेसी स्टाफ, इवन नॉट ऑल, सिर्फ नॉट ओनली ऑल फार्मेसी स्टाफ, इवन ऑल हॉस्पिटल स्टाफ कह लो, है ना, सबके साथ कम्युनिकेशन और एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ द एरिया, ठीक, जो एरिया के अंदर एक्टिविटी हो रही है उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको सुपरवाइज करके रखना है कि सिस्टमैटिक तरीके से हो। फिर पेशेंट केयर की बात करें, पेशेंट केयर में फार्मासिस्ट और नर्स दोनों का रोल आता है। तो नर्स को बराबर प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जूनियर फार्मासिस्ट को बराबर ट्रेनिंग देना है, इनके साथ कम्युनिकेशन करके रखना है। इवन ये देखना है बीच बीच में पेशेंट के पास जा जाके कि उसको कौन सी दवा, क्या क्या ड्रग का चार्ट डॉक्टर ने बना के दिया। टू मेंटेन द लेजेंस बिटवीन नर्सेस, लेजेंस मतलब होता है नर्स से मेलजोल बढ़ा के रखना। अब दूसरा वाला मेलजोल से मतलब मत निकाल लेना, है ना। मेलजोल मतलब
कि कम्युनिकेशन रखना है ना, कौन सा पेशेंट है, किस तरह का पेशेंट है, किसको कौन सी प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, सारी चीजें जान के रखना। रिव्यू ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन ईच पेशेंट, किस पेशेंट को कौन सी दवा एडमिनिस्टर की जा रही है इसकी जानकारी रखना। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन असिस्टेंट और जूनियर फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट को या आपका कोई असिस्टेंट है तो उसको इंस्ट्रक्शन प्रॉपर देते रहना है। ठीक। इंस्पेक्ट पीरियडिकली द मेडिकेशन एरिया, मेडिकेशन एरिया जहां पे भी, चाहे सैटेलाइट फार्मेसी हो, चाहे एम्बुलेटरी यूनिट्स हो, चाहे आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी हो, जहां जहां पे ड्रग है, चाहे आपका गोडाउन है, प्रॉपर उसको रिव्यू करते रहना है। कोई दवा कम तो नहीं हो रही है, कोई एक्सपायर तो नहीं हो रही है, कोई गलत दवा तो नहीं डिस्पेंस हो रही है। आइडेंटिफाई द ड्रग ब्रॉड इनटू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी दवाएं खरीदी जा रही हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना। मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग और काउंसिल द पेशेंट, पेशेंट की काउंसलिंग करना। ठीक। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की हैं। अगर जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, एकदम नॉर्मल जनरल सी, ये तो स्पेसिफिक हो गया कि पेशेंट स्पेसिफिक हो गया है ना, इंडोर स्पेसिफिक हो गया। जनरल की बात करें, टू प्रोवाइड सर्विस ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर, किसको? फार्मासिस्ट को जरूरत है, फार्मेसी के जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक। हॉस्पिटल के अंदर जब जाते हैं ट्रेनिंग लेने तो इनको कौन ट्रेनिंग देता है? फार्मासिस्ट देता है, देता ही नहीं देता? चीफ फार्मासिस्ट के अंडर में ही तो ये काम करते हैं जाके। तो फार्मासिस्ट के साथ साथ, जूनियर फार्मासिस्ट के साथ साथ फार्मेसी स्टूडेंट्स को भी इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग देने का काम और फार्मासिस्ट का है। नर्स या नर्सिंग स्टूडेंट, वो भी हॉस्पिटल में जाकर ट्रेनिंग करते हैं। फिजिशियन या मेडिकल स्टूडेंट, फिजिशियन को भी देखो नाम क्या है, ट्रेनिंग या इंफॉर्मेशन कौन देता है फिजिशियन को, या जो ये जो आपके मेडिकल स्टूडेंट होते हैं कौन देता है? फार्मासिस्ट। ये एमआर क्या करते हैं? एमआर तो जाके बताते हैं कि हाँ भाई हमारी कंपनी फला फला कंपनी है, उन्होंने ये दवा बनाई है, इस दवा में देखो ये जो दवा आप रिकमेंड कर रहे हो इससे ज्यादा बेटर तरीके हैं, बहुत कम साइड इफेक्ट हैं, ज्यादा इफेक्टिव है, इसकी इफिकेसी ज्यादा है वगैरह वगैरह, सारी कहानी आप बता के आ जाते हो। उसी दवा को फिर उसी इंफॉर्मेशन को वो इनकेस करता है। कैसे इनकेस? जो आप समझा के आए हो वही चीज वो पेशेंट को बताता है और उस बात के 500 रुपया ले लेता है। राइट। इंश्योर द ऑल ड्रग्स हैंडल प्रॉपरली, ये इंश्योर करना कि सभी ड्रग्स प्रॉपरली हैंडल की जा रही हैं, सबका स्टोरेज कंडीशन वगैरह सही है। पार्टिसिपेट कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसी, किसी को अगर कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसी हो जाए उनके साथ, या कोऑर्डिनेट ओवरऑल फार्मासिस्ट नीड ऑफ आउटडोर सर्विसेज, जो आउटडोर फार्मासिस्ट आउटडोर सर्विसेज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके रखना इंडोर फार्मासिस्ट को। ओके। फिर बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट आउटडोर फार्मासिस्ट। अब इस बार हम किसकी? आउटडोर की बात कर रहे हैं। इसमें भी सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया फार्मासिस्ट क्या क्या इंश्योर करेगा? प्रॉपर टेक्निक यूज्ड इन द एक्सटेम्पोरेरियस कंपाउंडिंग, जो दवाएं बनाई जा रही हैं, जो कंपाउंडिंग की जा रही है, उनमें प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक। प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉर्डिंग कीपिंग बिलिंग, देखो हर जगह कुछ भी आप करो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना जरूरी है। ठीक। मेंटेन द प्रिस्क्रिप्शन फाइल करेक्टली, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, जिसकी वजह से दवाएं आप इशू कर रहे हो, दवा आप डिस्पेंस कर रहे हो, उसकी प्रिस्क्राइबिंग फाइल होनी चाहिए। आउटडोर फार्मेसी इज नीट एंड टाइडी मैनर, आउटडोर फार्मेसी नीट एंड टाइडी मैनर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना भाई। जाहिर सी बात है, किसी हॉस्पिटल के अंदर जाओ, अगर कोई गंदा संदा सा पड़ा होगा, अरे यार फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब होगा, पहले से बढ़िया टिप टॉप। इसीलिए लोग प्राइवेट में क्यों जाते हैं? बढ़िया फर्स्ट क्लास, कहीं टीवी चल रही है, कहीं बढ़िया पेंट लगा हुआ ये हो कहीं, और सरकारी अस्पताल में चले जाओ पान खा के थूके रहते हैं, है ना। पेशेंट केयर एरिया, पेशेंट केयर एरिया कैसा होना चाहिए भाई? पीरियडिकली इंस्पेक्ट द मेडिकल एरिया, आइडेंटिफाई जो पेशेंट को ड्रग दी जा रही है, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग, पेशेंट की काउंसलिंग, प्रॉपर यूज मेडिकेशन, है ना। तो आउटडोर फार्मासिस्ट जो घर के किसी के घर जाके भी पेशेंट को देख सके, इंडोर जो हॉस्पिटल के अंदर, इतना ध्यान रखना। ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या है? जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? कोऑर्डिनेट ओवरऑल नीड्स, ओवरऑल नीड्स किसकी? आउटडोर सर्विसेज की, है ना। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द सच ड्रग्स, इंश्योर दैट ऑल ड्रग्स हैंडल प्रॉपरली एंड स्टोरेज इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स। तो जितनी भी ड्रग्स है, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर, उनका प्रॉपर स्टोरेज हैंडलिंग बहुत जरूरी है ना। कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसी इसमें भी है। और क्या करना है? प्रोवाइड द सर्विस एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसको? फार्मासिस्ट को, डॉक्टर को, फार्मेसी स्टूडेंट को, नर्स को, नर्सिंग स्टूडेंट को और मेडिकल स्टूडेंट को, ये सब कुछ प्रोवाइड करने का काम किसका है? आपका। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है दवा की। ओके। फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है भाई? देखो आप कहीं काम करने जा रहे हो तो वहां पे कहीं जॉब निकलती तो ये रहता है कि भाई इतनी एज होनी चाहिए, है ना। जैसे डीआई के लिए, सपोज करो डीआई के लिए जाते हो ना, बात करते हैं डीआई के लिए जाते हैं, डीआई की वैकेंसी अगर निकलती है,
18 महीने का आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बताओ क्यों होना चाहिए भाई? हमने तो 4 साल बी फार्मा कर लिया। कहते हैं कि पहले 4 साल बी फार्मा करो, उसके बाद इंडस्ट्री जाओ, इंडस्ट्री में करो जाके जॉब। कब तक? लगभग 18 महीने का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि डीआई का काम क्या है? इंस्पेक्ट द मेडिकल स्टोर्स या हॉस्पिटल्स। क्या इंस्पेक्ट करोगे कि जो दवा दी जा रही है वो सही है कि नहीं, ब्रांडेड है कि नहीं, नॉन ब्रांडेड तो नहीं है, मिस ब्रांडेड तो नहीं है। देखो, पढ़ के प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया जा सकता। जब बात दवाओं की होती है तो दवा बनाने का काम होता है इंडस्ट्री में। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां बेसिक लेवल से कहां से पाउडर आया, कौन सा एक्सिपिएंट लगा, कितना % एपीआई लगा, है ना, कैसे उसका ब्रांड नेम आया, क्या होता है जेनरिक, क्या होता है ब्रांडेड, कौन कौन से सॉल्ट पड़ते हैं, कौन से बाइंडर पड़ते हैं, कौन सा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट पड़ता है, कितनी इसकी फ्राइबिलिटी होती है, कितना इसका डिजोल्यूशन टाइम होता है, कितना इसका हार्डनेस होता है, कितनी इसकी लेंथ होती है, कितनी इसकी थिकनेस होती है, किस क्लास का, क्लास डी क्या होता है, क्लास ए क्या होता है, क्लास बी क्या होता है, कौन कौन सी टूलिंग होती है। ये सारी जानकारी कहां मिलेगी? इंडस्ट्री में मिलेगी। पढ़ के बेसिक नॉलेज मिल सकता है, इंट्रोडक्टरी नॉलेज मिल सकता है, बट डीप नॉलेज के लिए इंडस्ट्री जरूरी है। इसीलिए डीआई के एक्सपीरियंस के लिए इंडस्ट्रियल नॉलेज की डिमांड की जाती है। ठीक इसी तरह हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए अगर आपको वहां काम करना है तो पढ़ाई के साथ साथ आपके पास मींस प्री रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन से पहले हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी सेकेंड ईयर के बच्चे पास आउट हुए हैं तो उनको हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करनी है 3 महीने या 500 घंटे, है ना, ट्रेनिंग करनी है। वो पूरी करने के बाद ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया होता है ताकि आप प्रैक्टिकली जाके हॉस्पिटल में देखो कि किस तरह दवा डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस तरह पेशेंट की केयर की जाती है ना। इसीलिए जब आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने जाओगे तो अलग अलग वार्ड में ड्यूटी लगाई जाती है कि सब वार्ड के बारे में आपको जानकारी हो। तो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं। पहले क्वालिफिकेशन, एक तो डायरेक्टर हो गया जो हमने बात की थी, दूसरा सुपरिंटेंडेंट हो गया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, जिसको हम चीफ फार्मासिस्ट भी बोल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर इन फार्मेसी। नीचे फार्मासिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बी फार्म या एम फार्म, वो डी फार्म या बी फार्म हो सकता है ना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो डी फार्म भी ले सकते हैं। पेशेंट काउंसलिंग की बात करें, यहाँ पे बी फार्म डी फार्म दोनों, है ना, पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। 2 फार्मासिस्ट काहे के लिए? बी फार्म बेसिकली किसके लिए? डिस्पेंसिंग के लिए, है ना। यहां पे खाली बी फॉर्म ही रखो, नो डी फॉर्म। ठीक। पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट फॉर किसके लिए? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में हमेशा एम फॉर्म की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके पास बेसिक नॉलेज होता है रिसर्च का। और क्वालिटी कंट्रोल कैसा है? एक तरह का रिसर्च वर्क है कि जो हॉस्पिटल के अंदर दवा बनाई जा रही है और जो इंडस्ट्री में दवा बनाई जा रही है, कहीं पे कोई दवा ऐसी तो नहीं जो क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड हो, किसी में क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज किया गया हो। उसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ओके, रिसर्च वर्क नॉलेज जरूरी है। तो क्वालिफिकेशन और क्या बताया, क्या क्वालिफिकेशन? मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट। मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या होगी? 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा कोर्स और प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सा? हॉस्पिटल के अंदर जो 3 महीने या 500 घंटे की ट्रेनिंग करते हो उसका सर्टिफिकेट जरूरी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने के लिए। Hospital pharmacists are responsible for dispensing and procurement of medical product and supply the hospital. Hospital pharmacists can work in the healthcare centers, है ना। पूरा किसी दिन जो है लाइव क्लास लेके बी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद क्या क्या कर सकते हो उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, है ना। अभी तो फोकस करो पढ़ने पे, क्योंकि आपका लास्ट ईयर है और पढ़ने के साथ साथ ये जरूर डिसाइड कर लो कि जब पास आउट हो गए उसके बाद क्या करोगे। ये मत सोचो कि जब पास होंगे तब देखेंगे, है ना। तो भाई एक्सपीरियंस में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए? कुछ टेक्निकल एबिलिटी होनी चाहिए। टेक्निकल एबिलिटी में क्या? उसके पास नॉलेज होना चाहिए फार्माकोलॉजी का, टॉक्सिकोलॉजी का, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। इसीलिए तो क्या पढ़ाया जाता है इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी, है ना। दूसरा और क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, है ना। जब प्रॉपर हैंडलिंग ड्रग की कैसे की जाती है इसकी भी स्टडी होनी चाहिए। और टेक्निकल एबिलिटी के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है, इसलिए हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कराई जाती है। दूसरा, एबिलिटी टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। फार्मासिस्ट के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन को डेवलप करने की, कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल आया है उस रॉ मटेरियल से कंपाउंडिंग की जा सके, मैन्युफैक्चरिंग का शॉर्ट स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, फिर उसकी क्वालिटी कंट्रोल हो सके, इक्विपमेंट
और रॉ मटेरियल कॉस्ट सेविंग वगैरह के, है ना, अलग अलग सप्लायर से बात करके कि कहाँ से कम कॉस्ट में हमको रॉ मटेरियल ज़्यादा मिल सकता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्या करता है भाई, ऑर्गेनाइज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन डूइंग द प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, है ना। ऐसा नहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन कि इसमें बेसिकली देखो ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, ये पॉइंट ये कहना क्या चाहता है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइज द मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है किसके, बाय डूइंग प्रॉपर बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करोगे, देखो कभी भी कोई चीज छोटी अगर बनाओ कुछ मात्रा में, जैसे आपको 100 टैबलेट की जरूरत है, आप बनाने जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। वहीं लाखों करोड़ों टैबलेट की अगर जरूरत है तो घर पे बनाओगे, फायदा होगा। अब सपोज करो समोसा खाने का मन है आपको, ठीक, एक समोसा बाहर मैक्सिमम 10 रुपए का, अच्छी शॉप पे जाओगे तो अब खाओगे कितना, मान लिया 2 समोसा खाए, 5 लोग की फैमिली 5 समोसा, अब 5 समोसा बनाने तुम गए घर पे, ठीक, 5 समोसा हुए 50 रुपए के, गए, ढेर सारा तेल लगेगा, कितना सारा मटेरियल लगेगा, कितनी सारी मेहनत लगेगी, कितनी गैस लगेगी, सारा कुछ अरेंज कर लोगे तो बाहर से जो 50 रुपए में आ सकती है घर पे उसमें 100 रुपए खराब कर दोगे, यानी लगभग जस्ट डबल। तो बेटर क्या रहेगा कि बाहर से मंगा लो, ठीक। यही अगर आपको 1000 समोसे की रिक्वायरमेंट है, 2000 समोसे की रिक्वायरमेंट है, उस केस में अगर आप घर पे बनाते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, राइट। ठीक उसी तरह से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करता है, ये जिस दवा की जरूरत हमको सबसे ज्यादा पड़ती है, जिन दवाओं की जरूरत हमको बहुत बल्क में पड़ती है, उन दवाओं की हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और जिन दवाओं की जरूरत कम पड़ती है, ठीक, उन दवाओं को हम बाहर से सप्लायर से मंगा लेते हैं। तो ये इसको बोलते हैं कॉस्ट एनालिसिस, है ना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, भाई फार्मासिस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल एंड वेरियस फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, शुड बी प्रिपेयर वर्क शेड्यूल इन हिज शिफ्ट स्टाफ, है ना। क्यों, क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होगी तभी तो 24 घंटे फार्मेसी चलती है। अब कोई दिन की शिफ्ट में है, कोई दोपहर की शिफ्ट में है, कोई रात की शिफ्ट में है, ठीक, प्लस कौन सा स्टाफ छुट्टी पे है, कैसे क्या, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फार्मासिस्ट को करना है, ताकि अल्टीमेटली पेशेंट को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, पेशेंट कंप्लायंस बराबर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक। दूसरा, एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री, हर कोई भी दवा, चीफ फार्मासिस्ट हैज टू एक्सरसाइज हिज ड्यूटी इन इन्वेंट्री ऑफ ड्रग। चीफ फार्मासिस्ट का भी काम है, फार्मासिस्ट का भी काम है और नर्सिंग का भी काम है। इन्वेंट्री को प्रॉपर चेक करते रहना, मींस कोई भी दवा एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। दूसरी, कोई भी दवा आपके बफर लेवल के नीचे नहीं जानी चाहिए। बफर लेवल का एक ऐसा स्टॉक होता है कि हम मान के चलते हैं कि इतनी दवा है, मतलब अगले 15 दिन के लिए हो जाएगी, अगले 15 दिन, ये क्या है, अंदाजा लग जाता है, धीरे धीरे का प्रेडिक्शन हो जाता है कि 15 दिन तक ये दवा चलेगी, तो अब हमको ऑर्डर कर लेना चाहिए। हम उसको ऑर्डर करेंगे, 1 हफ्ते में दवा आ जाएगी, मतलब वर्स्ट केस मान लो तो 10 दिन में, और हमारे पास स्टॉक 15 दिन का है, ठीक। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल करना भी किसका काम है, फार्मासिस्ट का काम है। ये कम्युनिकेट करता रहेगा सप्लायर से बाकायदे। एबिलिटी टू कंडक्ट पार्टिसिपेट द रिसर्च वर्क, नई नई रिसर्च जैसे जर्नल्स वगैरह जो पब्लिश होते रहते हैं, उनमें नई नई अपडेट्स होती हैं, ये सब रिसर्च वर्क यानी कंप्यूटर से रिलेटेड काम भी फार्मासिस्ट का। टाइम टाइम पे जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना, और अपने सबऑर्डिनेट को, डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को क्या करना है, एजुकेट करते रहना, ठीक। एबिलिटी टू कंडक्ट टीचिंग प्रोग्राम्स, टीचिंग प्रोग्राम्स के लिए एज ए ट्रेनर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कैसा रहेगा, ट्रेनर रहेगा, किसके लिए, नर्सिंग स्टाफ के लिए, जूनियर फार्मासिस्ट के लिए। प्रिपेयर सुटेबल टीचिंग मटेरियल्स जैसे प्रिंट आउट्स हो गए, जर्नल्स हो गए, एक्सट्रैक्ट्स हो गए, ये सब निकाल के, है ना, डोजेस फॉर्म के कैसे कन्वर्जन होगा, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस तरह की सारी जानकारी देने का काम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रहता है, ठीक। ओके, फिर बात करते हैं हम जॉब स्पेसिफिकेशन की। जॉब स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कंपाउंड एंड डिस्पेंसिंग, जॉब स्पेसिफिकेशन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या होगी, दवा को बनाना और दवा को डिस्पेंस करना, ठीक। जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है या कोई डेंटिस्ट प्रेस्क्राइब करता है उसका बाकायदे कैलकुलेट करना, ठीक। उसका मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके, मींस कंपाउंडिंग करना, क्या 2 इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके एक साथ देना, है ना। क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्या होता है, यूनिट डोज, बल्क में बहुत सारी चीजें हैं जो हॉस्पिटल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है। रिव्यू द प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है उसको रिव्यू करना और सही एक्यूरेसी में ड्रग देना, ठीक। नीड ऑफ इंग्रेडिएंट टू इवैल्यूएट देयर इज सुटेबिलिटी टू पेशेंट,
पेशेंट की काउंसलिंग करना, और फार्मासिस्ट का काम यह है कि देखना कि भाई जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है वो सही है कि नहीं, ये भी देखना। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली डॉक्टर साहब ने लिख दिया और हम उसको डिस्पेंस कर दें। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एडवाइस अबाउट ड्रग, ड्रग से रिलेटेड सारी जानकारी देना फार्मासिस्ट का काम है कि क्या उसका साइड इफेक्ट है, किस तरह का, मतलब खाने के बाद लेना है, खाने के पहले लेना है, दिन में 3 बार लेना है, दिन में 2 बार लेना है, और इसको प्रॉपर किस तरह स्टोर करके रखना है। ऐसा नहीं है कि खुले में सारी टैबलेट खुले में जाकर रख दिया और टैबलेट सारी डिग्रेड हो जाए, है ना। दूसरा, सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, चाहे कोई पेशेंट की प्रोफाइल हो, चार्ज सिस्टम हो, चार्ज और नॉन चार्ज सिस्टम होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, इन्वेंट्री रजिस्टर्स होते हैं, पॉइजनस और नार्कोटिक जिनको क्या कंट्रोल्ड ड्रग की कैटेगरी में डाला जाता है। नार्कोटिक और पॉइजन क्या है, इनका सेपरेट डिपार्टमेंट ही, सेपरेट एक कॉलम होता है जहां पे, और ये इनको कंट्रोल्ड ड्रग्स भी बोलते हैं। नॉर्मली बिना प्रिस्क्रिप्शन के इनको कोई यूज नहीं कर सकता, है ना। तो इन सबका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। प्लान द इंप्लीमेंट मेंटेन द प्रोसीजर मिक्सिंग ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल अकॉर्डिंग टू पॉलिसी लीगल रिक्वायरमेंट इंश्योर द क्वालिटी सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर डिस्पोजल। तो क्या है, कोई भी मेडिसिन है, प्रॉपर प्लान होना चाहिए। वो प्लान क्या है, इंप्लीमेंट होना चाहिए। कोई भी मेडिसिन आती है उसको कैसे स्टोर रखोगे, अगर एक्सपायर हो गई तो कैसे डिस्पोजल होगा उसका, ठीक। एक्सेस आइडेंटिटी स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी ऑफ द मेडिकेशन, मेडिकेशन के बारे में सारी जानकारी देना किसका काम है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है, मींस इसकी जॉब है, ठीक। वर्क विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसे मॉनिटरिंग करना है, रिव्यू करना है पेशेंट को, ड्रग की क्वालिटी को, ड्रग की इफेक्टिवनेस को, ये भी किसका काम है, जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है फार्मासिस्ट के। ऑर्डर और परचेज ऑफ फार्मास्यूटिकल सप्लाईज, है ना, ऑर्डर करना और या खरीदना, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गई, मेंटेनिंग द स्टॉक हो गया, स्टॉक यानी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना। दूसरा, प्रिस्क्रिप्शन को एनालाइज करना, जो ट्रेंड में चल रहे हैं, पेशेंट की मॉनिटरिंग मीन पेशेंट का कंप्लाई करना। दूसरा, प्रिवेंट द एक्सेसिव यूजेज ऑफ हार्मफुल इंटरेक्शंस, धीरे धीरे करके पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन जरूरी है, काउंसलिंग जरूरी है, उसकी पास्ट हिस्ट्री जाननी जरूरी है, कहीं पेशेंट को किसी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा, किसी तरह का कोई दवा रिएक्शन तो नहीं कर रही है, ये सब काउंसलिंग करके रखना ताकि पेशेंट पैनिक ना होने पाए, है ना, एक्सेसिव यूज ना करने पाए किसका, दवाओं का। एडवाइज द कस्टमर्स टू सिलेक्शन ऑफ मेडिकेशन ब्रांड, है ना, कि किस ब्रांड की दवा उसको लेनी चाहिए, किस ब्रांड की नहीं लेनी चाहिए। जैसे कुछ पेशेंट होते साइकोलॉजिकली होते, हमको इसी ब्रांड की दवा चाहिए, जैसे कपड़े पहनते ना हम रेमंड ही पहनेंगे, हम किलर की जीन्स पहनेंगे, है ना, या मोची के जूते पहनेंगे। तो कहने वाला कुछ साइकोलॉजिकल होता है, तो कुल मिला के सही चीज बताना यह फार्मासिस्ट का काम है, ठीक। एक्ट एज द सुपरवाइजर इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर एज ए सुपरवाइजर, ठीक, एज ए सुपरवाइजर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, कौन, फार्मासिस्ट की ही जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, यानी पार्ट 3, हमने कहा ना 4 पार्ट में इसको हम खत्म कर देंगे, तो ये आज दूसरा पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे, वर्कलोड देख लेंगे और इंटरप्रोफेशनल रिलेशनशिप देख लेंगे, ठीक। और उसके बाद देखेंगे कुछ गाइडलाइंस, जैसे जीपीपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो गई, है ना, हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ फार्मेसी स्टैंडर्ड्स हो गए। तो कल के वीडियो और परसों यानी कल 2 दिन, हाँ ठीक, 2 वीडियो और बनेंगे और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिफरेंट कमेटी इन हॉस्पिटल्स यानी चैप्टर 2 में पहुंच जाएंगे। ओके, फिलहाल पढ़ते रहो, किसी तरह कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं कमेंट का जवाब देता ही हूं, बहुत रेयर केस बिजी हो गया क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, राइट। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है वीडियोस मिलने में थोड़ा सा लेट हो, 1 हफ्ते का ट्रिप है मेरा गुजरात का। ओके, तो उसके लिए तैयार रहना। कल अभी मैं हूं तो कल अभी वीडियो आपको कल परसों मिलता रहेगा। ओके, बाय।